सिंपल सी बात है भाई कि हम डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ रहे थे, इजंट इट? अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको इसको याद करने का एक कोडवर्ड बताया था, और कोडवर्ड कुछ ऐसा था कि हमने अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी दे दी, और आपने हमारी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी ले ली। तो डेलीगेशन, एक इंसान ये तीनों चीजें देगा और दूसरा लेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो बेस्टेस्ट एग्जांपल इसका, स्टुपेंडसली बेस्ट एग्जांपल अगर क्या होगा, देयर इज अ बैंक ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में ये कहां पे है? कनॉट प्लेस पे। गॉट इट क्लियर? और वहां पे मिस्टर एक्स इज द मैनेजर। अब मिस्टर एक्स की बेटी की शादी है, तो इसको 15 दिन की छुट्टी चाहिए। क्या 15 दिन बैंक की ब्रांच बंद कर दें, सारे एम्प्लॉयज को छुट्टी पे ले जाएं? सारे एम्प्लॉयज को छुट्टी पे ले जाएं? ये काम तो नहीं कर सकते। तो 15 दिन के लिए मिस्टर एक्स अपनी जिम्मेदारियों का बोझ इन टर्म्स ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज अथॉरिटी, तुम चाबी लेके घर जाओगे शाम को, सवेरे आके वॉल्ट की चाबी तुम ही खोलोगे। चपरासी के पास, गार्ड के पास तो मेन ब्रांच की चाबी होगी। सर मानिए गाड़ी रात में पैसा चुरा के भाग जाए तो? ऐसा नहीं होता भाई, सर्टिफाइड ब्रांचेस होती हैं। हाँ, गार्ड अगर कोई जान पहचान सेटिंग कर ले किसी चोर डकैत के ग्रुप के साथ, तो जेल वेल होगी, बात अलग है, बट ऐसा जनरली नहीं होता। और उसके बाद जितने भी चेक वगैरह ऑथराइज करने होंगे, जितने पेमेंट अप्रूव करने होंगे, जिन लोगों का लोन सैंक्शन करना होगा, मैं सारी जिम्मेदारी तुमको देके जा रहा हूं। तो अथॉरिटी भी दे दी। अब अगर इसने जान पूछ के कुछ गलत लोन वगैरह डिसबर्स कर दिए चिल्ड्रन, जिससे बैंक का नुकसान हो सकता है, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? द असिस्टेंट और मेन मिस्टर एक्स द मैनेजर? मिस्टर एक्स द मैनेजर क्यों झेलेगा भाई? उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी दी थी। अगर उसने अथॉरिटी दी है तो ऑब्वियस सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाएगी, नहीं तो ये फ्लॉ हो जाएगा, सिंटैक्स एरर हो जाएगा। देयर आफ्टर जो एक नया वर्ड आजकल चल गया, दैट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन अकाउंटेबिलिटी। गॉट इट क्लियर? ये तीनों चीजें अल्टीमेटली मिस्टर एक्स ने किसको दे दी? मिस्टर एक्स ने चिल्ड्रन किसको दे दी? द असिस्टेंट मैनेजर। एंड हु इज द असिस्टेंट मैनेजर? सुन के लोग बहुत खुश हो गए होंगे, मिस्टर वाई। कौन है? मिस्टर वाई। सर मिस्टर एक्स को तो हमने देखा ही नहीं। मिस्टर एक्स को नहीं देखा आपने? चलिए मैं दिखाता हूं, नॉट टू वरी एट ऑल। आपके सामने ही है बच्चों, ये है मिस्टर एक्स, और ये कौन है? मिस्टर वाई। समझ में आ गई बात? हु इज मिस्टर एक्स, हु इज मिस्टर वाई? तो आपकी मम्मी जब शहर से बाहर जाती है किसी रिलेटिव को विजिट करने पापा के साथ, और सो कॉल्ड आपको घर की जिम्मेदारी दे जाती हैं, बाग डोर सौंप जाती हैं कि छोटे भाई बहन का ख्याल रखना। समझ में आ गया? अमिताभ बच्चन की एक बड़ी फेमस मूवी आई थी अराउंड 91-92 में, हम, जहां पे अमिताभ बच्चन जी घर में बड़े भाई होते हैं, और उनका छोटा भाई गोविंदा होता है, और एक छोटा भाई रजनीकांत होता है। और उनकी माता जी जब मरने लगती हैं, हिंदू में होता है ना, अब तुम्हारे ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी वगैरह वगैरह वगैरह, गॉट इट क्लियर? तो वो अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश करते हैं, इस चक्कर में वो शादी भी नहीं करते हैं, ऑल दैट। तो वहां पे उनकी माता जी थी सुपीरियर, और अमिताभ बच्चन क्या थे? सबॉर्डिनेट थे। समझ में आ गया? तो उन्होंने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तीनों चीजें दे दी। तो माता जी ने ड्यूटी दी, अमिताभ बच्चन जी ने ड्यूटी। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आ गया? मैं अपनी ड्यूटी दे रहा हूं, तुम इस ड्यूटी को ले लो, डेलीगेशन। समझ में आ गया? नहीं करोगे ठीक से तो लग जाएगा तुम्हारे ऊपर एलिगेशन। अंडरस्टूड और नॉट? ये एलिगेशन मत समझ लीजिएगा, स्पेलिंग दूसरी होती है। लॉजिक समझ में आ गया? इट्स ALLEGATION। तो डेलीगेशन का मतलब समझ में आ गया? डॉक्टर साहब जिनको ऑपरेट करना है मरीज को, जैसे ऑपरेशन थिएटर में घुसे, उनकी वाइफ का फोन आ गया, जल्दी घर आओ, आज पार्टी में ले चलो तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब डॉक्टर क्या करे? जो पेशेंट बेचारा ओटी के अंदर लेटा है उसको देखे या वाइफ को देखे? सोच रहा है कि कहीं डाइवोर्स वगैरह हो गया, करोड़ों रुपए एलिमनी देनी पड़ जाएगी, तो क्या बोलेगा अपने कंपाउंडर को, तुम ही काट पीट के सिल देना इसको। इस चीज को डेलीगेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो क्या डॉक्टर अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे देगा?
नहीं दे देगा। हाँ, वो किसी अपने कोलीग डॉक्टर को बोलेगा कि तुम इस पेशेंट का इलाज चीर-फाड़ कर लो इसकी। गॉट इट क्लियर? किस्मत में होगा तो बच ही जाएगा और नहीं तो जाने वाले कोई रोक नहीं पाया है। तो डॉक्टर ने जब अपने पैरेलल कोलीग डॉक्टर से बोला, यू ऑपरेट दिस केस, आई हैव सम इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी एट होम, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डेलीगेशन। मोदी जी जब घूमने जाते हैं देश के बाहर, सॉरी घूमने नहीं जाते, इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने जाते हैं, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर का काम कौन करता है यहाँ पे? उस समय प्राइम मिनिस्टर तो होते नहीं है, और उस समय अगर कोई क्रूशियल डिसीजन लेना हो तो हु इज गोइंग टू टेक? क्या? कौन? उसकी वाइफ? हाँ बोलिए बोलिए गुप्ता जी बोलिए। सेक्रेटरी डिसीजन तो ले सकता है, बट मेरा डिसीजन लेने का कहने का मतलब था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कौन करता है? गलत जवाब। प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर करते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ऑर्डर होता है। आई रिपीट, वो डॉक्यूमेंट एक ऑर्डर होता है। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो बालासोर एक्सीडेंट में लोग मरे 10-10 लाख उनको मुआवजा दे दिया जाए, ये ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर देंगे। आई रिपीट, ये ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर देंगे, डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। बट इसके बाद बैंक वालों को कौन सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शन देगा? आरबीआई को कौन बोलेगा कि पैसा निकाल कर दो? फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी। ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग 15-20 साल भी रहेंगे जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता। और जो प्राइम मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो तो 5 साल के बाद कोई भरोसा नहीं रहे या ना रहे। तो जो सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं वो सेक्रेटरीज दिया करते हैं। मिनिस्टर्स सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्डर्स दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्डर्स दे सकते हैं। बात समझ में आई? बट मान लीजिए सर कोई पॉलिटिकल ऑर्डर भी देना है तो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा? इट कुड बी द होम मिनिस्टर, जो नेक्स्ट प्रोफाइल पे आते हैं, या मान लीजिए वो अपनी अथॉरिटी प्रेसिडेंट को देके जाए। बट वो अथॉरिटी प्रेसिडेंट को कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अथॉरिटी देने के लिए आपको बनना पड़ेगा सुपीरियर, और जिसको अथॉरिटी दे रहे हैं वो कौन होगा? सबऑर्डिनेट। तो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में बड़ा कौन है ये नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं, तो दोनों एक तरह से पैरेलल है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एक बॉडी, प्रेसिडेंट एक बॉडी, और जो हमारी क्या कहते हैं लेजिस्लेचर है उसके हेड प्राइम मिनिस्टर, ये एक बॉडी। तो ये तीनों रियलिटी में तो बराबर है। बट अगर प्रेसिडेंट ने सर बाई चांस किसी का मर्डर कर दिया तो क्या उनको कोई सजा ही नहीं सुना पाएगा? उनको सजा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुना सकते हैं। सर सीजीआई ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो सजा कोई सुना पाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर दोनों मिलके गड़बड़ कर दिए तो? अब ये तो सर चिंताजनक विषय हो गया है। ऐसा आज तक तो कभी इंडिया में हुआ ही नहीं। बट बाई चांस सर हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है वो मानना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर लोगों को। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैनेजर, और जिन लोगों को वो बात माननी पड़ी कौन हुए? वो सबऑर्डिनेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी डेलीगेट कर देता है अपनी अथॉरिटीज। सर बट कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन तो एक किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन तो सेट ऑफ रूल्स है। तो उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको पूरा मैनेज करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गड़बड़ कर गए, प्रेसिडेंट साहब गड़बड़ कर गए, तो डेफिनेटली यहाँ पे लेजिस्लेटिव ही कोई ना कोई काम करेगा एज सच। समझ में आई बात? पक्का? हाँ, किसी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है? गलत कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं लगेगा, पता सब लगता है। बट ऐसा जनरली कंट्रीज में बहुत कम होता है, और पड़ोसी देश में होता भी है तख्ता पलट। तो उनके यहाँ तो कोई नियम कायदा कानून है। उनके यहाँ डेलीगेशन नहीं पड़ा है, उनके सिलेबस में डेलीगेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? जिसका जो मन करता है खुद कर लेता है काम। समझ में आ गया? किसी का मन किया मैं कल से प्रेसिडेंट हूंगा, जो मिलिट्री का हेड है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, ताला खोल देता है, पार्लियामेंट जाके बैठ जाता है, मैं यहीं बैठूंगा नहीं हटूंगा। और जो रूलिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उनको भगा दिया जाता है वहां से। तो अगर आप पाकिस्तान में होते तो ये सिलेबस में चीजें कट गई होती। सर बढ़िया से उनके बच्चों को कम पढ़ना पड़ेगा, तभी तो चंद्रयान नहीं लॉन्च कर पाए, और हमने लॉन्च कर दिया। जो ज्यादा पढ़ेगा वही कुछ करेगा। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। पक्का? चलिए, तो डेलीगेशन समझ में आ गया, व्हाट इज डेलीगेशन? पक्का? तो मम्मी अगर घर की बागडोर संभालने की जिम्मा आपको देके गई है तो आपको एक तरह से एक्सपीरियंस भी होगा कैसे घर संभालना है। तो व्हाट शी हैज डन? डेलीगेशन। समझ में आया? देन सर व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? जितने आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे आप उन सब के साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो सर मैनेजर साहब चले गए छुट्टी में,
असिस्टेंट मैनेजर और 10 लोगों को जिम्मा दे जाएं, विल दैट बी डिसेंट्रलाइजेशन? यस, असिस्टेंट मैनेजर के साथ ढेर सारे जूनियर्स काम कर रहे हैं, तो इट इज decentralization. But what manager gave the authority, responsibility, accountability to the assistant? It is not decentralization, children, it is delegation. तो मम्मी ने आपको 50 लाख रुपए दे दिए और बोला कि जो मन करे वो कार खरीद के ले आओ. She has given the authority to you, spend as you feel like. You would be responsible अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो, और आपको ही जवाब देना पड़ेगा. Response to stimulus है basically. Got it clear? तो ये आपकी जिम्मेदारी है. व्हाट मम्मी हैज डन? डेलीगेशन. बट अगर घर में विचार विमर्श सबके साथ बैठ के मशवरा किया गया, व्हाट टाइप ऑफ न्यू कार फैमिली शुड परचेज, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? डिसेंट्रलाइजेशन. अभी भी नहीं समझ में आया? पक्का? कंफर्म? तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर, अदर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स के साथ बैठ के नीति आयोग में प्लानिंग करते हैं देश को कैसे चलाना है, क्या कल को नए टैक्स सिस्टम्स लाए जाएं, अगर इस तरह के फ्लड्स आते रहेंगे तो इसके लिए क्या किया जाए, हर स्टेट से सजेशंस मांगे जा रहे हैं और जिसका आइडिया बेस्ट होगा वो कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा. सो नीति आयोग में जब प्राइम मिनिस्टर हमारे सबसे बातचीत करते हैं, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? डिसेंट्रलाइजेशन. समझ में आई बात कि नहीं? तो ये काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको ऐसे ही समझ लीजिएगा. मम्मी ने बोला जाओ भाड़ में, जिससे शादी करनी कर लो, हमसे कोई मतलब ही नहीं है. इट इज व्हाट? डेलीगेशन. बट पूरा विचार विमर्श हुआ. अंबानी की लड़की किडनैप कर लें क्या? रैंसम में 100-200 करोड़ मांग लेंगे तो दे देंगे लोग आराम से, कोई समस्या की बात नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ये सब हरकतें मत करिए, पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको. लॉजिक अंडरस्टूड? गब्बर इज बैक मूवी में फिर आज चले आए, बड़े दिन से छूटी हुई थी. ढेर सारे पुलिस वाले बैठ के बात कर रहे थे सीनियर ऑफिसर के साथ, कैसे अक्षय कुमार को, गब्बर को पकड़ना है. व्हाट दे वर डूइंग? डिसेंट्रलाइजेशन. बट अगर एक सीनियर पुलिसमैन ने किसी जूनियर को अथॉरिटी दे दी, जाओ तुमको जिम्मा दे दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, इट इज डेलीगेशन. समझ में आ गई बात चलन? तो इस एग्जाम्पल को कोट कर लीजिए झटपट. तो डेलीगेशन समझ में आ गया बहुत ही ठीक से. चलिए. सो मच वर्कलोड, व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूं? परेशान है बेचारा. क्यों परेशान है? सारा काम खुद लाद लिया इसने. तो ही शुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द जूनियर. तो सबऑर्डिनेट को थोड़ा सा काम कर दिया. क्या काम दे दिया? कॉफी पी रहे हैं सर आपस में. कॉफी नहीं पी रहे, ब्रीफकेस में पेपर भी रखे हुए हैं. गॉट इट क्लियर? तो सो कॉल्ड गुड आइडिया है कि थोड़ा सा काम इसका शेयर अप हो जाएगा. तो मेनी अ टाइम्स आप किचन में मम्मी का हाथ बटाते होंगे, वो डेलीगेशन नहीं होता है, वो सिर्फ कोऑपरेशन हो सकता है. डेलीगेशन तब होगा जब मम्मी आराम से अनुपमा वाला सीरियल देखें और आप किचन में खाना बनाएं. समझ में आ गया? रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह वगैरह. उसके बाद बर्तन धोएं. तो दिस इज कॉल्ड एज डेलीगेशन. या जो झाड़ू पोछे बर्तन वाली वो बोल गई भाभी जी कल मैं नहीं आऊंगी, और आप सामने आ गए और आपको बोल गई कल तुम झाड़ू पोछा कर देना जरा, तो उसने ड्यूटी आपको डेलीगेट कर दी. तो मिस्टर खान यू विल गो फॉर मीटिंग इन दिल्ली, ये बॉस बता रहा है. मिस्टर बच्चन यू विल लुक आफ्टर द फाइनेंस पार्ट. देयर आफ्टर ये लोग कह रहे हैं यस बॉस, डोंकी और हॉर्स, हम यही करेंगे जो आपने बोला है. तो सबको सबका काम सौंप दिया गया. दिस इज कॉल्ड एज डेलीगेशन. बट सब लोगों के साथ बैठ के मीटिंग में कुछ डिस्कशन वगैरह किए जाएं, देन वी डू नॉट कॉल इट एज डेलीगेशन. क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन. तो जब डिसीजन मेकिंग में सबका पार्टिसिपेशन होगा, इट इज नोन एज व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन. और जब ड्यूटीज अलॉट कर दी जाएंगी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी दे देंगे, तो क्या बोलेंगे उसे? डेलीगेशन. समझ गए? ये मत सोचिएगा दिल्ली जाना पड़ेगा डेलीगेशन के लिए. समझ में आ गई बात? तो सबको सबका काम दे दिया. अब मान लीजिए कि आपके घर में पापा, ताऊ जी, छोटे चाचा, बड़े चाचा, 4 लोग हैं. सबकी एक एक वाइफ हो गई, 4 बहुएं हो गई आपकी दादी माँ की. अब दादी माँ आराम से बैठ के तख्त पे ऑर्डर चला रही है सब बहुओं के ऊपर. तो व्हाट शी इज डूइंग? शी इज delegating. She is delegating and she is a delegator. एलिगेटर नहीं, डेलीगेटर. और मम्मी, ताऊ जी की वाइफ, ताई जी मतलब, और बड़ी चाची, छोटी चाची, ये सब क्या बन गए? डेलीगेटी. व्हाट? डेलीगेटी. चलिए. ये सब बर्गर खा खा के एकदम भैंस की तरह फूल गए सब. चलो. हाँ, मुंह पे तो घूसा सा पड़ गया होगा ना किसी टीचर का, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए भूल गया. चलिए. तो डेलीगेशन का मतलब क्लियर हो गया बच्चों? डेलीगेशन का मतलब क्लियर हो गया? पक्का?
तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि भाई दिस इज डेलीगेशन और दैट, आपसे पूछा जाएगा बाय व्हाट प्रोसेस अ सुपीरियर कैन ऑफलोड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट्स। तो आंसर क्या होगा आपका? बाय द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। तो 2 लाइन की डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और वो अपने रूटीन वर्क को शेयर करेगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, अपने रूटीन वर्क, अपने रूटीन वर्क को। जो एक्सक्लूसिव वर्क इसको कोई दिया गया है फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, ये उसको डेलीगेट नहीं कर सकता। ओनली रूटीन वर्क कैन बी डेलीगेटेड। समझ में आ गई बात? कॉपी क्विकली। तो टेक एन एग्जाम्पल की सब्जी मंडी में एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था, और 2-4 दिन बाद आपको लगा कि उसका छोटा भाई वहां पे बैठा है, और आपने उससे पूछा कि कहाँ गए यहाँ के जो मालिक थे, तो उसने तो पहले आपको ही काउंटर अटैक कर दिया। तमीज से बोलो, पार्टनरशिप बिजनेस है, गॉट इट क्लियर, दोनों बराबर के मालिक हैं। अरे मतलब कहाँ गया तुम्हारा बड़ा भाई छोटा भाई? तो उसने बताया कि उसका डाइवोर्स चल रहा है, तो कोर्ट में आज उसकी हियरिंग है, तो आज पूरी जिम्मेदारी वो हमको देके गया है। तो व्हाट द बिग ब्रदर हैज डन? डेलीगेशन। समझ में आया कि नहीं? चलिए, सो डेलीगेशन के एलिमेंट्स लिख लें बच्चों। सर क्या लिख लें, पहले ही सब आपने पोल खोल दी पूरी इसकी। सो किसी जमाने में सिर्फ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस किया जाता था। ये पिछले 20-25 साल में एक नया आइटम सॉन्ग आ गया जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। सर हमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सेम ही लगता है। नहीं, थोड़ा सा इसमें हेयरलाइन डिफरेंस है। टेक एन एग्जाम्पल दैट मिस्टर जेड इज द फाइनेंस ऑफिसर, और इनका एक जॉब रोल है कि जब सप्लायर्स को पेमेंट होगा तो यही ऑथराइज्ड सिग्नेटरी टू द चेक है। ऑथराइज सिग्नेटरी टू द चेक का मतलब पता होगा, इन्हीं का साइन होगा तो वैलिड होगा। बैंक में हमने इनके साइन को अप्रूव करवाया हुआ है कि सिर्फ इसके चेक से साइन किया हुआ, सॉरी इसके सिग्नेचर वाला चेक अगर आए तो आप उसको ऑनर करिए, बाकी को ऑनर मत करिए। अब मिस्टर जेड जो फाइनेंस ऑफिसर थे, ये सो कॉल्ड कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी पे रहेंगे। तो इन्होंने मिस्टर ए को बोला कि मेरे बिहाफ पे तुम चेक को साइन करोगे। बट अगेन ए को बोलने से पहले हमें किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा? बैंक को। बैंक में इनका हमको सो कॉल्ड एक अप्रूवल लेटर देना पड़ेगा। तो मिस्टर जेड अपना साइन करेंगे पहले और बोलेंगे कि फॉर 1 मंथ आई एम गिविंग द अथॉरिटी टू मिस्टर ए। और कंपनी के जो सीईओ होंगे उनके सिग्नेचर्स तो होंगे ही होंगे, नहीं तो पता लगा दोनों गोलमोल कर जाए बैठ के। So by doing this activity, what Mr. Z happens to do? इन्होंने अपनी अथॉरिटी किसको दे दी? मिस्टर ए को दे दी। मिस्टर ए ने चेक साइन किया जिसपे वैल्यू लिखनी थी 1 करोड़, और गलती से एक जीरो अलग से लग गया, तो वैल्यू कितनी हो गई? 10 करोड़, और पैसा चला गया सो कॉल्ड गलत तरीके से ज्यादा किसी के पास। हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? बस सर हो तो गया, तो फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, रिकवरी हम किससे वसूलेंगे बच्चों? ए से। किससे वसूलेंगे? ए से वसूलेंगे। गॉट इट क्लियर? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कुछ भी गड़बड़ी होती है, हु शैल बी हेल्ड लायबल, किसको गलती का ताज पहनाया जाएगा? मिस्टर ए को। भाई गलती तुम्हारी थी, तुम झेलो। अब झेलो मतलब क्या? जो गलत पेमेंट गया है तुम अपनी सैलरी से पैसा दो, और अगर तुम्हारी सैलरी देने की हैसियत नहीं है तो हम साबित करेंगे तुमने फ्रॉड किया है, जानबूझ के तुमने ज्यादा पैसे दिए, तुम्हारे ऊपर केस चलाएंगे और तुमको जेल में डलवाएंगे। तो बैंक में अगर मैं एक कैशियर का जॉब कर रहा हूं, दिन भर में मैंने पैसे रिसीव किए, पे किए, बहुत ट्रांजेक्शन हुए, इवनिंग में जब कैश काउंट किया तो 5,000 रुपीज शॉर्ट हो गया। I was given the authority to handle the cash counter. Who is going to bear this damage? मैं बेयर करूंगा, तो या तो मेरी सैलरी से पैसा काटा जाएगा, सैलरी से नहीं काटा जाएगा, उस दिन का कैश लॉकर में रखने से पहले पूरा मिला के रखना पड़ेगा। तो मेरे पास तो भाई 5,000 आज है नहीं, चलो जेल करवा दो। भाई गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो ब्रांच के सारे एम्प्लॉयज मिलके 100, 200, 500 जिसके पास जो हो, वो इस तरह के लॉसेस को कॉम्पनसेट करते हैं। ओके, इफ आई एम एब्सेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे, मैंने किसी XYZ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम आज कैशियर का काम संभालना, तो अथॉरिटी उसके पास गई, जिम्मेदारी उसके पास गई, और अगर गलती हुई तो वो झेलेगा, और वो नहीं झेलेगा तो मेरे को ही पैसा देना पड़े क्योंकि मैंने उसको अथॉरिटी दी थी।
तो दोज हु हैव अथॉरिटी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल सकते हो थ्योरेटिकल कॉम्पोजिशन है, इसकी प्रैक्टिकलिटी पे जब हम आते हैं तो क्या बन जाता है, अकाउंटेबिलिटी। तो मम्मी ने आपको बोला जाओ गैस पे सो कॉल्ड पानी गर्म करके कुछ प्लास्टिक की बोतल को बॉईल कर दो, प्लास्टिक की बोतल की सब्जी बन गई, पानी इतना बॉईल हो गया, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यू ओनली। तो अथॉरिटी आपको दी गई थी, जिम्मेदारी आपकी है, बट अब क्या किया जाए, कोई एक्शन लेना पड़ेगा ना आपके ऊपर आपकी मरम्मत करने के लिए, तो दैट एक्शन इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, पक्का कंफर्म? तो मान लीजिए यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट कराया और एग्जाम कंडक्ट कराते टाइम इन्विजिलेटर्स को अपॉइंट किया, इन्विजिलेटर्स ने ठीक ठाक चेक कर लिया था बच्चों को, बट कुछ बच्चे अनफेयर मीन में पकड़े गए, तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी फिक्स होगी कि किसने चेकिंग ठीक से नहीं की, इन्विजिलेटर ने। तो इन्विजिलेटर की अकाउंटेबिलिटी कैसे होल्ड करेंगे, उसको अगली 5 ड्यूटीज के लिए सस्पेंड कर देंगे कि तुम अगले 5 दिन तक ड्यूटी करके पैसा नहीं कमाओगे। सर वो जिम्मेदार क्यों ठहराया गया, क्योंकि उसको अथॉरिटी दी गई थी सबको चेक करने की, फ्रिस्किंग जिसको बोलते हैं, फ्रिस्किंग करने की। तो अगर उस टीचर के पास फ्रिस्किंग की अथॉरिटी थी, तो अगर कुछ भी चिट मिलती है तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, चिल्ड्रन, दैट टीचर इन पर्टिकुलर। बट कैसे आप उसको सो कॉल्ड अकाउंटेबल करेंगे, उसकी ड्यूटीज कैंसिल कर सकते हैं या उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं अगर मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा होगा, या आप सो कॉल्ड उसके साथ किसी असेसन कुछ भी ऐसा करेंगे इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को पेनल्टी एक्शन या रिकवरी एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज व्हाट, अकाउंटेबिलिटी। आपने अपना मोबाइल फोन रिपेयर सेंटर में दिया तो आपने पूरी अथॉरिटी दे दी, आपने पूरी अथॉरिटी दे दी अपने डिवाइस को ठीक करने की, और दिया था स्क्रीन चेंज होने के लिए, स्पीकर कहीं गिर गया और खो गया, सो हु विल रिपेयर इट फ्री ऑफ कॉस्ट, चिल्ड्रन, सर्विस सेंटर। तो आपने अथॉरिटी किसको दी, सर्विस सेंटर को। डिवाइस को कुछ भी डैमेज होता है कौन जिम्मेदार होगा, सर्विस सेंटर, और उस डैमेज की कॉस्ट आपको नहीं देनी होगी, वही लोग बेयर करेंगे, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझ में आता है, भाई मेरे को किसी चीज का राइट दिया गया टू डू, इट्स माय अथॉरिटी, मैं आपको सजा भी सुना सकता हूँ 3 साल की, बट बाद में पता लगा कि मेरे जैसा जज किसी से घूस खाया था, आपको सजा नहीं होनी थी, उल्टा आपको रिवॉर्ड मिलना था, बट हमने दूसरी पार्टी को बचाने के लिए आपको सजा सुना दी। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द लॉस ऑफ ईयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसको गलत पनिशमेंट दे दी गई, द जस्ट ओनली, द जज ओनली, क्योंकि अथॉरिटी उसके पास थी, जिम्मेदार वही होगा। तो कैसे अब उस जज को अकाउंटेबल करें, उन 3 सालों में what could be the level of employment or business that person could have done had he not been put behind the bars, जितनी उसकी कमाई का नुकसान हुआ है वो भरपाई स्टेट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जज ने अगर ये गलती की तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करेगी, समझ में आ गई बात। और सर जज साहब उनके प्रमोशंस रुक जाएंगे, हो सकता है अगर आपका केस स्ट्रांग हो तो उनको भी सस्पेंड कर दिया, वो भी फिर आपका जेल में भी आ गया, तो तुम बोलोगे अच्छा मैं चला तुम रहो यहाँ पे, समझ गए सब लोग। तो बच्चों ये एलिमेंट्स लिख दीजिए झटपट, वैसे तो मैं समझा चुका हूं आपको पहले ही, सबको समझ में आ गया एलिमेंट्स। सो अथॉरिटी का मतलब क्या है बच्चों, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। इंडिया ने अपने डेलीगेट्स को भेजा वर्ल्ड बैंक। अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर। हाँ जयशंकर जी। तो एस जयशंकर जी को भेजा गया यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड बैंक या किसी दूसरी सो कॉल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, और वहां पे कुछ बातें इंडिया के बिहाफ पे करनी है। तो यहां से मोदी जी ने उनको अथॉरिटी देके भेजी कि भाई देखो न्यूक्लियर डील के बारे में साइन मत करना, आपने सुना होगा ना एनटीबीटी, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इंडिया ने आज तक उसके ऊपर साइन नहीं किया, क्योंकि अगर साइन किया तो उसके बाद हम कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सर यूएस ने बाद में ट्रीटी क्यों बनाई, पहले अपना धनाधन न्यूक्लियर टेस्ट सारा कर लिए, अपना पूरा सिस्टम अरेंज कर लिए, अब एनटीबीटी लेके चले आए। वो कहावत है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली ही, मतलब पहले सारे कुकर्म कर दिए, अब हम रूल बना रहे हैं, अब सब सही होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो इंडिया कह रहा है भाई अभी तो हमारा ग्रोथ टाइम है, हम एनटीबीटी न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पे साइन नहीं करेंगे। तो जयशंकर साहब को बोला कि भाई गलती से भी साइन मत करिएगा। उनके असिस्टेंट ने बोला ये भाई साहब साइन कर देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो मोदी ने कहा तुम सारे अपना पेन पेंसिल यहीं छोड़ के जाओ, ना रहेगा तुम्हारे पास पेन, ना करोगे तुम साइन।
अरे हो सकता है पेन मांग के कर दिए तो ठीक है, इनको पट्टी बनवाते हैं हाथ में, तो उनकी पूरी दोनों हाथ में पट्टी बनवा दी गई ऐसे। समझ में आया? समझ में आया? सर वो पट्टी खोल भी तो सकते हैं, फेविक्विक और लगा दी गई है और लोहे का वेल्डिंग कर दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? खैर जोक्स अपार्ट, तो एस जयशंकर जी को बोला गया कि दिस मच एक्टिविटीज यू कैन डू, दिस मच एक्टिविटीज यू कैन नॉट डू, और कर दिए तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कौन सा वायरस होता है सर? अरे अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड योर कैपेसिटी, औकात से ज्यादा। हिंदी में बोलते हैं ना औकात से ज्यादा, तो लीगल वर्ड अल्ट्रा वायरस होता है। कंपनीज में आपने पढ़ा होगा 11वीं में शायद इस वर्ड को, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मेमोरेंडम में जो लिखा है, कंपनी सिर्फ उतना ही काम कर सकती है, उसके बाहर नहीं जा सकती, और किया तो बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी हो जाता है। चलिए खैर, पढ़े लिखों से बात कर रहे थे। तो सो कॉल्ड ये अथॉरिटी मतलब आप कितना काम करने के लिए अलाउड हैं। जैसे मान लीजिए आप फर्म के पार्टनर हैं, तो गुड्स आप बेच सकते हैं, गुड्स आप खरीद भी सकते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट कर सकते हैं, डेटर से रिसिप्ट कर सकते हैं, और इन बातों के लिए आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होगी। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? ये आपकी अथॉरिटी है। बट एज अ पार्टनर, अगर आप 3 दिन की छुट्टी पे हैं या किसी मेडिकल इशू की वजह से ऑफिस नहीं आ पा रहे और आप मेरे को अपनी जिम्मेदारी देके गए, तो अगर मैंने क्रेडिटर को बिना आपसे पूछे, बिना सोचे समझे, बिना फर्म के बेनिफिट को देखे 10% का, सॉरी डेटर को नॉट क्रेडिटर, 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो इट लीड्स टू अ लॉस टू द फर्म। तो बाकी के पार्टनर्स मेरे को अकाउंटेबल कैसे ठहराएंगे कि जितना आपने लॉस दिया है, आपकी सैलरी या प्रॉफिट में से उतना पैसा काट लिया जाएगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अपनी अथॉरिटी मतलब जितने हमारे पास राइट्स हैं, तो जितना ज्यादा राइट होगा अथॉरिटी उतनी ज्यादा होगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? समझ में आ गया? प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट क्विकली चिल्ड्रन। अथॉरिटी का मतलब समझ गए? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें। ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। तो सीनियर मैनेजर साहब ने जूनियर मैनेजर को बोला कि मैं 15 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूं, मेरी डॉटर की वेडिंग है, लोन वगैरह सैंक्शन तुम देख लेना। इन्होंने विजय माल्या जी को लोन सैंक्शन कर दिया। समझ में आ गया? तो अब ये भी निपटाए जाएंगे कायदे से। तो इन्होंने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। आई रिपीट, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। ये इस बात का प्ली नहीं ले सकते, मैं तो नया नया था, मेरे को तो पता नहीं था। तो पता नहीं था तो किसने बोला था चौधरी बनने के लिए आगे अपनी नाक लगाने के लिए? मैं बन जाऊंगा मैनेजर, मैं काम कर लूंगा, पीछे रहना चाहिए था ना। तो इनको ये झेलना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अथॉरिटी मतलब राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ड्यूटी भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जिस चीज को आप राइट्स एंड ड्यूटीज बोलते हैं बच्चों, वो मैनेजमेंट की भाषा में क्या बन जाता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर फिर अकाउंटेबिलिटी क्या बनेगा? भाई राइट्स एंड ड्यूटीज के बाद रिवॉर्ड एंड बर्डन होता है, रिवॉर्ड एंड पेनल्टी होती है, तो वैसे अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो रिवॉर्ड एंड पेनल्टी हो जाएगी। ओके, एवरीबडी कोटेड दिस? लिख लीजिए फटाक से। तो आगे आते हैं बच्चों, अकाउंटेबिलिटी दैट इज आंसरेबिलिटी। अभी एक बहुत फेमस क्रिमिनल है इंडिया में, टेररिस्ट भी उनको डिक्लेयर किया गया है, यासीन मलिक शायद नाम है। गलती से कल या परसों उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, बाद में पता लगा उनकी कोई हियरिंग की डेट ही नहीं थी। अब छानबीन हो रही है किसके कहने पे इंस्ट्रक्शन इशू हुआ और जेल अथॉरिटी ने उन्हें जेल से सुप्रीम कोर्ट जाने दिया। द जज इज सेइंग कि वो रास्ते में भाग जाते तो किसकी जिम्मेदारी होती? तो अब सारे जेलर्स वगैरह को, ड्राइवर ऑफ द वैन एंड ऑल दैट, प्रिजन वैन के जो ड्राइवर्स होते हैं और जो अकम्पनिंग पुलिसमैन थे, उन सब के ऊपर डंडा बरस रहा है। आंसरबिलिटी, आप बताइए विद हुज परमिशन यू टुक देम। अगर बाई चांस वो रास्ते में मर जाते, उनका मर्डर हो जाता, अटैक हो जाता, तो उनकी फैमिली गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करती। या मान लीजिए वो भाग ही जाते, तो इतने बड़े क्रिमिनल हैं, वो फिर से क्रिमिनल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज स्टार्ट करते। तो दिस इज आंसरेबिलिटी। तो जब आप कोई काम करते हैं, आपने किसी से जिम्मेदारी ओढ़ ली, तो अथॉरिटी मतलब व्हाट यू हैव द पावर, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट यू आर सपोज टू डू। सीनियर मैनेजर गए, सब कुछ आपको बता के गए, आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, एम्प्लॉय बेचारा 3 दिन बिना बताए छुट्टी ले लिया, आपने सस्पेंशन का लेटर पकड़ा दिया। दिस इज रॉन्ग। वो काफी की पर्सन था, इंपॉर्टेंट पर्सन था, अथॉरिटी है सस्पेंड करने की, बट आपने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। अब आप आंसरबिलिटी के लिए रेडी हो जाइए, कहां से आप उतना एफिशिएंट एम्प्लॉय लेकर आएंगे। समझ में आ गया? तो देखिए आगे वर्ड लिखा है ना, बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। मैंने बोला ना, उसका जो आउटपुट होगा रिवॉर्ड भी हो सकता है और पेनल्टी भी हो सकता है।
So it cannot be delegated upwards and flow downwards, compulsory through regular feedback and on the extent of work done. तो अथॉरिटी का मतलब क्या, आपको ताकत हमने दे दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपकी ड्यूटी क्या थी, और अगर कुछ अच्छा होता है तो भाई आंसरेबिलिटी आपकी प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगी, रिवॉर्ड ही मिलेगा। गड़बड़ होता है तो हम आपसे उसके बारे में खबर भी लेंगे। समझ में आ गई बात? तो आंसरेबिलिटी इज एक्चुअली द फाइनल रिजल्ट फ्रॉम ड्यू टू विच वी विल पेनलाइज द रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर मतलब जिसको हमने ड्यूटी डेलीगेट की थी। समझ में आ गई बात? चलो कॉपी कर लीजिए इसको भी। चलिए, सो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे होंगे। मिल गए बच्चों? तो एक एक करके इनको भी झटपट पढ़ लेते हैं एंड देन वी गेट टुडेज लेक्चर ओवर। मीनिंग, दिस रिफ्लेक्ट्स पावर, दिस रिफ्लेक्ट्स obligation, and this reflects answerability. What you can do, what you have done, if something goes wrong, बैंड बजाई जाएगी आपकी। एग्जाम में ना लिख के आना, बैंड बजाई जाएगी। डेलीगेशन, अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर सकते हैं, बट पूरा नहीं, क्योंकि जब कुछ गड़बड़ होता है ना तो मैनेजर को पकड़ा जाता है। तुमने कैसे अपनी जिम्मेदारी दूसरे को दे दी, कैसे तुमने सोचा कि ये काम कर ले जाएगा, ऐसे ही सपना आया था रात में, हम सोचे कर ले जाएगा, तो वापस से मैनेजर साहब की बैंड बजाई जाएगी। तो अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। तो जब भी डेलीगेशन होता है चिल्ड्रन, दो चीजों का होता है, किसका किसका? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पकड़ेंगे वापस से सुपीरियर को इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। तो डेलीगेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं जाती। समझ में आ गया? तो मरणोपरांत, मृत्यु के बाद शरीर चला जाता है, उसकी जायदाद भी इंसान की चली जाती है, कर्म उसके साथ ही रहते हैं, कर्म उसके नहीं जाते। नहीं समझ में आया? तो बस ऐसे समझ लीजिएगा। अभी भी नहीं समझे? मान लीजिए मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, तो उसकी आत्मा दूसरे के शरीर में चली जाएगी, आत्मा नहीं मरती। मैं डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। ऐसा सो कॉल्ड भगवत गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान में और बाइबल में और दूसरे धर्म ग्रंथों में और हमारी कॉमर्स की पढ़ाई में भी लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो शरीर चला गया, आत्मा चली गई, कर्म साथ में रहेंगे। सर मतलब आपकी आत्मा किसी दूसरे शरीर में जाएगी तो वो बच्चों को सताएगा नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब, अगर आप सुपीरियर हैं तभी आप डेलीगेट कर सकते हैं, अगर आप सुपीरियर नहीं है तो आप डेलीगेट नहीं कर सकते। सेम इज द केस हेयर ऑल्सो। डेलीगेट आपने जिसको अपनी पावर कर दी वो आपका सबऑर्डिनेट ही होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तब बेयर करेगा जब आपने उसको अथॉरिटी दी है। अगर आपने एज अ मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को अथॉरिटी नहीं दी चिल्ड्रन, उससे कुछ गलत हो जाता है तो वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आप ही रहेंगे। समझ में आ गया? और अगर आपने साफ साफ लिख के दे दिया, जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें उतना ही काम करना है, तुम्हें इससे ज्यादा काम नहीं करना, और कुछ गड़बड़ होता है तो तुम आंसरेबल हो, फिर मैं आंसरेबल नहीं हूं, तब मैनेजर बच जाएगा और निपटेगा कौन? असिस्टेंट मैनेजर। ये बात समझ में आ गई? कहने का मतलब, हमने जिसको अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की चिल्ड्रन, वो आंसरेबल तब होगा जब हमने स्पेसिफिकली उसको बता दिया। अगर नहीं बताया तो साइलेंट कंडीशन में सुपीरियर ही आंसरेबल होगा, सबऑर्डिनेट आंसरेबल नहीं होगा। सबऑर्डिनेट विल ओनली बी आंसरेबल व्हेन वी हैव गिवन क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस। याद रखिएगा इस बात को। ओके, फ्लो, अथॉरिटी सो कॉल्ड सुपीरियर सबऑर्डिनेट को देगा, ड्यूटी सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट काम करके सुपीरियर को देगा, और सर आंसरेबिलिटी, कुछ गड़बड़ होता है असिस्टेंट मैनेजर से तो मैनेजर उसकी खबर ले लेगा। नेचर, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड जब आपको हमने राइट दे दिया कि भाई आप एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग दो, तो अगर एम्प्लॉइज एब्सेंट होते हैं तो आपके पास पूरा हक है उन्हें पनिश करने का, ये आपकी ड्यूटी बन गई। अब अगर आपने पनिश नहीं किया उनको गलती करने पे, एब्सेंट होने में, तो माना जाएगा कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया, और उसके बाद हम आपको ही निपटाएंगे। फिर समझ गए सारी बातें? पक्का? चलिए, नो नीड टू पुट इट, नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। गॉट इट? So children, advantages we'll be doing in the next lecture.